हेलो दोस्तों। कल की क्लास में अपनी बात हुई थी। एक तो गेस्टेशन पीरियड के बारे में बात की थी, मध्यकाल, मध्यचक्र, प्यूबर्टी, इन सभी के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कृत्रिम गर्भाधान यानी एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं अपने, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो सबसे पहले बात करें, विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? तो सबसे पहले शुरुआत की थी लाफार्ज। ये कुछ क्वेश्चन है जो कृत्रिम गर्भाधान से पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लाफार्ज लियोनार्डो ने शुरुआत की थी कृत्रिम गर्भाधान की। और कब की थी? तो 1777 में शुरुआत की थी। किसने की थी? लाफार्ज लियोनार्डो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, दूसरी बात करें तो विश्व में हुई थी, ये कब कहाँ हुई थी? विश्व में सबसे पहले। अब बात करते हैं भारत में। भारत में कब हुई? तो भारत में प्रथम बार आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डॉक्टर संपत कुमार द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर संपत कुमार द्वारा। और कब किया गया? तो ये किया गया था 1943 में, 1943 में किया गया था। अब उसके साथ ही बात करें कि भारत में जो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा बुल काफ, जो अपनी कल बात हुई थी, बुल काफ किसको बोलते हैं? तो गाय का वयस्क नर, गाय का वयस्क नर ये तैयार किया गया था इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा, यानी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा। तो कहाँ किया गया था? भारत में कहाँ किया गया था? तो भारत में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यूपी में है। यूपी में तैयार किया गया था। सबसे पहले क्या तैयार किया गया था? बुल काफ। और बुल काफ क्या होता है? गाय का वयस्क नर। गाय का वयस्क नर होता है। अब बात करते हैं एआई में, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, यानी कृत्रिम गर्भाधान में ही बात करते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान में जो वीर्य का संग्रहण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें आता है कृत्रिम योनि। कृत्रिम योनि या आर्टिफिशियल वेजाइना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कृत्रिम योनि का जो तापमान है होता है, तापमान बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी तापमान पर सीमेन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या फ़ारेनहाइट में बात करें तो 102 से 106 डिग्री सेल्सियस। ये सॉरी, फ़ारेनहाइट 102 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करें कृत्रिम गर्भाधान की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसको बोलते हैं रेक्टोवेजाइनल मेथड। रेक्टोवेजाइनल मेथड। हाँ, अब रेक्टोवेजाइनल मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो जो मल द्वार है उसमें जो चिकित्सक है वो अपना हाथ देता है,
और उसके जो AI गन बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI गन द्वारा किया जाता है। तो AI गन दिए जाता है वजाइना में और हाथ से उसको फील करता है। तो रेक्टो का मतलब होता है रेक्टम और ये होता है वेजाइना। हाँ, तो रेक्टम होता है गुदा द्वार और वेजाइना होता है पशु की योनि, इसलिए इसको बोला जाता है रेक्टो वेजाइनल मेथड। सबसे उपयुक्त मेथड होता है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? रेक्टो वेजाइनल मेथड। रेक्टो वेजाइनल मेथड। अब बात करते हैं रेक्टो वेजाइनल मेथड हो गया, इसको लगाते कैसे हैं? जैसे कृत्रिम योनि द्वारा आर्टिफिशियल वेजाइना द्वारा वीर्य का संग्रहण किया जाता है। इसको लगाने का तरीका, तो लगाने का तरीका हमेशा जो कृत्रिम योनि होती है वो 45 डिग्री के एंगल पर लगाई जाती है। तो कितने डिग्री पर? 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री के कोण पर कृत्रिम योनि लगाई जाती है। जो जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है और कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इनमें। हाँ, अब एक हो गई ये 45 डिग्री के एंगल पर लगाई जाती है। उसके अलावा एक आया जाता है कि संग्रहण कितने डिग्री के तापमान कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है वीर्य का। तो वीर्य का संग्रहण क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे ही एक और क्वेश्चन बनेगा, वीर्य का संग्रहण कितने डिग्री पर किया जाता है? तो याद रखना -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे किया जाता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और किस में किया जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन में किया जाता है। किस में किया जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन पे। जब भी डॉक्टर AI करने आते हैं तो उनके जो मोटरसाइकिल के पास एक डब्बा रहता है, उससे धुआं निकलती है, वो लिक्विड नाइट्रोजन होती है। और इसको क्या बोला जाता है? लिक्विड नाइट्रोजन पर जो वीर्य का संग्रहण किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। हाँ, टर्म याद रखना, क्रायो प्रिजर्वेशन किसको बोला जाता है ये भी पूछा जा सकता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है ये भी पूछा जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन इसमें से 3-4 बन रहे हैं। अब बात आ गई कि वीर्य का संग्रहण कर लिया, वीर्य कम मात्रा में रहता है तो उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए उसका तनुकरण किया जाता है, यानी उसको मात्रा को पतला किया जाता है। तो इसमें किस किस का काम में लिया जाता है? तो ये अपने जैसे अंडा पढ़ेंगे, अंडे में भी आएगा। और अभी भी बात कर लेते हैं तो इसके तनुकरण के लिए क्या क्या सामग्री कार्य काम में ली जाती है? वीर्य का तनुकरण। हाँ, अब ये 3 चीजों द्वारा किया जाता है। तो पहला आता है एग योग, अंडे का पीप, जो पीला भाग होता है अंडे का पीला भाग, वो मिलाया जाता है। दूसरा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। हाँ, ये एक शुगर होती है, दूध में भी पाई जाती है, फ्रक्टोज माल्टोज। तो फ्रक्टोज काम में ली जाती है। और तीसरा लिया जाता है ग्लिसरोल, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन। ये तीनों चीजें वीर्य का तनुकरण के लिए काम में ली जाती है।
वीर्य का तरुणीकरण में पहली है एग योक, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा ग्लिसरॉल। ये तीनों चीजें काम में ली जाती है। हाँ, अब बात करते हैं कि गर्भाधान की क्रिया किस समय की जाती है। जैसे मध्यकाल आता है पशु में, तो मध्यकाल के अंतिम समय सबसे उपयुक्त होता है। और सबसे उपयुक्त होता है मध्यकाल का जो अंतिम समय होता है। और अंतिम समय में भी बात करें तो अंत के 4 से 6 घंटे। मध्यकाल के अंत के 4 से 6 घंटे सबसे उपयुक्त रहते हैं गर्भाधान के लिए। गर्भाधान बात हुई थी अपनी कि कौन से मेथड द्वारा की जाती है, तो रेक्टो वेजाइनल मेथड द्वारा की जाती है। अब रेक्टो वेजाइनल मेथड में रेक्टम में हाथ देके जो चिकित्सक होता है वो क्या चेक करता है कि वीर्य का जो कहाँ डाला जा रहा है वीर्य, तो वीर्य कहाँ डालना चाहिए इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए, तो इसके लिए मध्य ग्रीवा, कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य सेचन कहाँ किया जाता है, पशु की मध्य ग्रीवा या मिड सर्विक्स में इसका सेचन किया जाता है रेक्टोवेजाइनल मेथड द्वारा। अब एक क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि सामान्य क्यों किया जाता है, तो आपने पता है सेफ रहता है तरीका। और उसके अलावा जो सामान्य विधि होता है, प्राकृतिक विधि, उसके जैसे उसके प्राकृतिक विधि की तुलना में इसमें कई ज़्यादा गायों को गर्भित किया जा सकता है। तो पूछ लिया जाता है कि क्या अनुपात रहता है, कितनी गायों को गर्भित किया जा सकता है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि अच्छे नर होते हैं, उनका जो सीमन होता है अधिक चाहिए और उसकी मात्रा कम है, तो इसके लिए इस विधि द्वारा वो जो वीर्य है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जा सकता है। तो बात करें प्राकृतिक विधि में एक नर द्वारा एक वर्ष में नहीं, एक नर द्वारा जीवन काल में 100 गायों को गर्भित किया जा सकता है। उसी की तुलना में बात करें तो एआई द्वारा यानी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा एक नर द्वारा 1000 गायों को गर्भित किया जाता है। तो इसका जैसे अनुपात देखें तो 1:10 रहता है प्राकृतिक विधि की तुलना में। जो कृत्रिम विधि है उसका जो अनुपात रहता है, रेशो होता है 1:10 रहता है। तो ये थे कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं अपने जैसे अगला ले लेते हैं पशुओं में नाड़ी गति श्वसन दर।
नाड़ी गति और श्वसन दर। तो बात करें नाड़ी गति की, तो बड़े पशुओं में जो नाड़ी गति है होती है, सीधी नाड़ी गति की बात करते हैं, तो बड़े पशुओं में या गाय भैंस में नाड़ी गति कौन सी ध्वनि द्वारा ज्ञात की जाती है, कौन सी धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ये होती है कोक्सीजियल। कोक्सीजियल धमनी बड़े पशुओं में, और ये जो कोक्सीजियल धमनी होती है ये पुट्ठे पे पाई जाती है। और छोटे पशुओं में बात करें, छोटे पशुओं में जैसे भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी, हाँ बात करें भेड़ और बकरी की जो नाड़ी गति होती है वो फेमोरल, फेमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। तो बड़े पशुओं में कोक्सीजियल और छोटे पशुओं में फेमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। ऐसे ही बात करें श्वसन, श्वसन दर किस द्वारा ज्ञात की जाती है, तो श्वसन दर है वो किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो जो पशु का नथुन होता है, नथुन यानी नासाद्वार, पर हाथ द्वारा महसूस करके 1 मिनट तक सांस गिन ली जाती है। तो ऐसे श्वसन दर ज्ञात की जाती है पशुओं में। बड़े और छोटे पशुओं में सेम रहती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नाड़ी गति में गाय भैंस में कोक्सीजियल और भेड़ बकरी में फेमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। दोनों में 1 मिनट तक, 1 मिनट तक कितनी नाड़ी का जो फ्रीक्वेंसी हुई है और कितनी श्वसन दर हुई है। अब इनकी नाड़ी गति और श्वसन गति देख लेते हैं कितनी कितनी रहती हैं। तो जैसे पशु का नाम नाड़ी गति और श्वसन दर। पहले ले लेते थे गाय भैंस, भेड़ बकरी, भेड़ बकरी हो गया, ऊंट, सुअर, मुर्गी। हाँ अब नाड़ी गति देते, गाय और भैंस की 40 से 50 प्रति मिनट रहती है। भैंस की भी 40 से 50 प्रति मिनट। भेड़ बकरी की 70 से 80। भेड़ और बकरी की दोनों की सेम रहेगी 70 से 80, और गाय और भैंस दोनों की सेम रहेगी 40 से 50। तो इन दोनों को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। अब बात करते हैं ऊंट की कितनी रहती है। तो ऊंट की रहती है 28 से 32। बात करें सुअर की तो 60 से 80। सेम ही बकरी के ये भेड़ और बकरी के बराबर रहती है, कितनी 60 से 80। अब बात करें मुर्गी की, मुर्गी की सबसे ज्यादा रहती है 200 से 350। 200 से 350। अब बात करें श्वसन दर, तो श्वसन दर रहती है गाय की 20 से 25। भैंस की थोड़ी सी कम रहती है, भैंस इतना एक्टिव नहीं रहता, तो 15 से 18। अब बात करें भेड़ बकरी की तो 12 से 20।
और बकरी की भी वही सेम रहेगी 12 से 20। हाँ, अब बात करते हैं ऊंट की। तो ऊंट की कम रहती है 5 से 7, 5 से 7 प्रति मिनट। हाँ, दोपहर में तेज रहती है इसकी, दोपहर में तेज 7 से 10 के आसपास रहती है। हाँ, अब बात करते हैं सूअर की। तो 8 से 18, और बात करें मुर्गी की तो 15 से 30। तो ये हो गई इनमें श्वसन दर।